नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी ने शनिवार को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पदों में बदलाव किया है। पार्टी द्वारा जारी केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची में बांडी संजय कुमार और राधा मोहन अग्रवाल को महासचिव पद मिला है। सूची में 15 उपाध्यक्ष, 9 महासचिव, संगठन प्रभारी के रूप में BL संतोष और 13 सचिव शामिल हैं। बीजेपी की सूची तब आई है जब वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है। इन चुनावों की रणनीति के तहत ही इसने कई कदम भी उठाए हैं। एक दिन पहले ही इन राज्यों के लिए चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति भी की गई है। बहरहाल बीजेपी ने अब केंद्रीय नेतृत्व में बदलाव की सूची जारी की है। मणिपुर हिंसा के मामले में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव लंबित है और इस बीच उनके सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार सुबह मणिपुर पहुंच गया है। सांसदों की ये टीम राज्य की वास्तविक स्थिति का आकलन करेगी और सरकार को सुझाव देगी। समझा जाता है कि विपक्ष इसको लेकर सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव भी बनाएगा। विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी राज्य में 3 महीने से चल रहे संकट पर सदन में बोले। उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करने की उम्मीद में ही अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में स्थिति का जायजा लेने की आज विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक प्रतिनिधि मंडल मणिपुर गया। मणिपुर के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम 20 सांसद जा रहे हैं। हम रिलीफ कैंप में जाएंगे जहां सरकार जाने देगी। सरकार अगर रुकावट पैदा ना करे तो बेहतर है। हम स्थिति का जायजा लेने के लिए जा रहे हैं। शांति और सौहार्द का वातावरण पैदा हो। आम लोग पीड़ित हैं और उनके कष्ट निवारण के लिए सरकार पहल करे और सामान्य स्थिति जल्द से जल्द बहाल हो। यही हमारा मकसद है। आज मणिपुर को सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। लोकतंत्र में अगर कोई सुनता नहीं है और सिर्फ अपनी सुनता है तो मुझे उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता होती है। मणिपुर के लोगों का हाथ पकड़ना, उन्हें भरोसा दिलाना, आप इसी हिंदुस्तान के हिस्सा हैं। हम एक छोटी कोशिश कर रहे हैं। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, हम वहां लोगों से मिलेंगे। हमारी मंशा है कि मणिपुर में शांति स्थापित हो। इस देश के PM एक शब्द नहीं बोलते हैं। देश में घूम घूम कर हर मुद्दे पर बोल रहे हैं, लेकिन मणिपुर पर चुप हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि मणिपुर और यहाँ के लोगों का दर्द समझना प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी है। वो अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम मणिपुर जाएंगे और लोगों की समस्याएं समझेंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों का दल आज शनिवार को मणिपुर जा रहा है, जिस पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। कोलकाता में अनुराग ठाकुर ने कहा कि गठबंधन के सांसदों को बंगाल और राजस्थान भी जाना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी को सांसदों के साथ बंगाल की स्थिति भी देखनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बंगाल में जिनकी हत्या हुई, विपक्ष के सांसदों को उनके घरों पर भी जाना चाहिए। सांसदों को राजस्थान जाकर वहां की स्थिति भी जाननी चाहिए। ममता सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बंगाल में ममता जी की नाक के नीचे पंचायत चुनाव में हिंसा हुई। वे गुंडों और अपराधियों को संरक्षण देती हैं। ममता जी का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। CBI ने मणिपुर यौन हिंसा मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच CBI को सौंपने का फैसला किया था। अधिकारियों ने बताया है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई मणिपुर पुलिस की FIR CBI को हैंडओवर कर दी गई है। बता दें, मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बीते 2.5 महीने से जारी हिंसक संघर्ष के बीच 19 जुलाई को मणिपुर की 2 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का एक भयावह वीडियो सामने आया, जिससे देश के लोग आक्रोशित हो गए। विपक्ष लगातार PM मोदी से संसद में बोलने की मांग कर रहा है, लेकिन वो अभी तक बोलने को राजी नहीं हुए हैं। हालांकि चुनावी राज्य जैसे राजस्थान में जाकर रैलियां तो कर रहे हैं। इंडिया टीवी CNX ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लोगों का रुझान देखने के लिए एक सर्वे किया है। सर्वे में अब तक लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 265 पर रुझान आए। इसके मुताबिक NDA को 265 में 144 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं गठबंधन इंडिया के पाले में 85 सीटें जाने का अनुमान सामने आया है। अन्य को 36 सीटों पर जीत दिखा रहा है। हालांकि CSDS के निदेशक संजय कुमार ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर रोचक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में जो 28 पार्टियां विपक्ष के साथ हैं और जो 38 पार्टियां NDA के साथ हैं, इन पार्टियों को 2019 में जितने वोट आए थे उसको रीअरेंज किया गया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी जिसके साथ है उनका वोट उधर दिया गया। उन्होंने कहा कि उसके अनुसार हमने आंकड़े निकाले। लोकसभा के हिसाब से देखें तो NDA के पास 42% वोट है और इस वक्त के इंडिया के पास 37% वोट है। उन्होंने कहा कि अगर ये सब एक साथ चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी के 4 से 5% खींचने में कामयाब रहते हैं तो स्थिति बहुत बदल जाएगी।
संजय कुमार ने कहा कि स्थिति इतनी बदल जाएगी कि एनडीए गठबंधन 228 से 229 पर चला आएगा और इंडिया भी 220 से 221 पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन एनडीए से खींचता है और इधर वोट चले आते हैं तो बदली हुई स्थिति दिखाई पड़ती है। इंडिया एकजुट रहा तो बीजेपी को चुनौती मिलेगी और अगर एनडीए के वोट नीचे गिरने लगे और इंडिया का बढ़ेगा तब मुश्किलें आ सकती हैं। शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी 1 अगस्त को मंच साझा करने वाले हैं। पीएम मोदी पुणे में लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से आयोजित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में हिस्सा लेंगे। 1 अगस्त को होने वाले इस समारोह में पवार मुख्य अतिथि होंगे। 26 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया में इस मुलाकात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। द हिंदू ने कहा है कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में इस मामले को लेकर चिंता है। शुक्रवार को संसद में इस गठबंधन की बैठक में मोदी और पवार की होने वाली मुलाकात पर कई नेताओं ने आपस में चर्चा की। उनका कहना था कि इस मुलाकात से विपक्षी गठबंधन को लेकर गलत संदेश जाएगा, खासकर ऐसे समय में जब विपक्ष मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी से संसद में बयान देने की मांग को लेकर सरकार पर हमलावर है। द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के अनुसार कुछ नेताओं का विचार था कि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे पवार को समझाएं कि वो इस समारोह में न जाएं, लेकिन फिर इस मीटिंग में एक बड़े नेता ने कहा, हम सोते हुए को जगा सकते हैं, लेकिन क्या हम उसे जगा सकते हैं जो सोने का बहाना कर रहा हो। इस बीच आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शरद पवार से अनुरोध करेंगे कि वो 1 अगस्त को पुणे के पुरस्कार समारोह में हिस्सा न लेकर संसद में मौजूद रहें। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार और अजित पवार के कारण भूचाल आया हुआ है। पहले तो जब अजित ने चाचा शरद पवार से अलग होकर एनडीए से हाथ मिलाया और शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम की शपथ भी ले ली, तब तो दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर काफी हमले बोले। अजित की तरफ से तो यहाँ तक कह दिया गया कि शरद पवार को अब रिटायर हो जाना चाहिए। उनकी तरफ से एनसीपी अध्यक्ष के पद से भी उन्हें हटा दिया गया। शरद पवार ने भी वैसे ही तेवर दिखाए। सबसे पहले उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित किया, अपनी सियासी ताकत का एहसास सभी को करवाया। उसके बाद प्लान बनाया गया कि पूरे राज्य में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। ये अलग बात है कि वो अभियान अभी तक शुरू नहीं हो पाया है और इस बीच अजीत और शरद पवार के बीच 2 बार मुलाकात हो चुकी है। एक मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया तो दूसरी तो एक तय रणनीति के तहत मनाने के लिए की गई। कुल मिलाकर अब हर बीते दिन के साथ चाचा भतीजे में चल रही तल्खी सिर्फ कम होती दिखाई दे रही है। इसके ऊपर दोनों गुटों के नेता जिस तरह से एक दूसरे से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता कंफ्यूज हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा की एक तस्वीर ने सभी का ध्यान खींचा। उस तस्वीर में एनसीपी के दूसरे विधायक तो नदारद दिखे, लेकिन जयंत पाटिल और अजित गुट के नेता सुनील तटकरे की बातचीत और फिर गले मिलने ने काफी कुछ बता दिया। ये बता दिया कि नाराजगी है लेकिन सुलह का रास्ता खुला हुआ है। अब गुटों के बीच सुलह होती दिख रही है, लेकिन क्या चाचा भतीजे भी साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने देश में बार बार होने वाली मॉब लिंचिंग और भीड़ के हमलों पर कम से कम 6 राज्यों से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के पुलिस प्रमुखों से इस मामले में दायर याचिका का जवाब देने को कहा है। इस संबंध में दायर याचिका में कहा गया है कि 5 साल पहले इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुकी नहीं है। इस फैसले में कहा गया था कि अल्पसंख्यक समेत किसी भी समुदाय की रक्षा की जिम्मेदारी सरकारी मशीनरी पर है। वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस BR गवई की बेंच के सामने अपनी दलील शुरू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें ये नहीं कहा जाए कि ऐसे मामलों में हाई कोर्ट जाएं। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग और भीड़ की हिंसा के ये मामले तमाम राज्यों में हो रहे हैं, इसलिए इसके शिकार लोगों को राज्यों की अदालतों में जाने को ना कहा जाए। सिब्बल ने कहा अगर वो वहां जाते तो उन्हें सिर्फ 2 लाख के मुआवजे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान की एक महिला जासूस के जाल में फंसकर हनी ट्रैप का शिकार हुए DRDO के एक साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़ी महिला को ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े गुप्त दस्तावेज दिखाने का वादा किया था। इस जासूसी मामले पर महाराष्ट्र के आतंकवादी रोधी दस्ते यानी ATS की जांच से पता चला है कि वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर ने व्हाट्सएप चैट में कहा था कि ब्रह्मोस मिसाइल की बहुत खुफिया रिपोर्ट वो एक पाकिस्तानी महिला जासूस को दिखाएंगे। इस पाकिस्तानी महिला जासूस ने वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर से निजी मुलाकात के दौरान खुद को ज़ारा दास गुप्ता के तौर पर पेश किया था। बता दें कुरुलकर को जासूसी और पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से बात करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर जासूसी का शक है। समझा जाता है कि कुरुलकर हनी ट्रैप में फंसे थे। ATS के मुताबिक पाकिस्तानी जासूस ने उनसे व्हाट्सएप पर संपर्क करने के बाद उन्हें कई अश्लील मैसेज भेजे थे। उसने उनसे वॉइस और वीडियो कॉल के जरिए 10 जून 2022 से लेकर
24 फरवरी 2023 तक कई बार बात की थी। एटीएस का कहना है कि जारा कुरुलकर से डीआरडीओ की कुछ परियोजनाओं से जुड़ी गुप्त जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही थी। बता दें, प्रदीप कुरुलकर पुणे में आरएसएस और संस्कार भारती नाम के एक संगठन से जुड़े थे। प्रदीप की गिरफ्तारी के बाद उनके कथित आरएसएस कनेक्शन की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। उनके लेक्चर देने की तस्वीरें और वीडियो काफी चर्चा में आ गए। तस्वीर और वीडियोस को लेकर दावा किया गया कि प्रदीप कुरुलकर 26 फरवरी 2021 को वीर विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि के अवसर पर व्याख्यान दे रहे हैं। भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भरोसेमंद व अग्रणी भागीदार बनने के लिए सेमीकंडक्टर के विनिर्माण से लेकर डिजाइन पर भारी जोर दे रहा है। अमर उजाला ने लिखा है कि इस वजह से फॉक्सकॉन के अलावा अन्य बड़ी विदेशी कंपनियां भी भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में दिलचस्पी दिखा रही हैं। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक और जहां सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी 2.75 अरब डॉलर की लागत वाला गुजरात में देश का पहला चिप विनिर्माण प्लांट लगाने वाली है, वहीं अमेरिका की ही एक और बहुराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस ने भी भारत में अगले 5 साल में 40 करोड़ डॉलर के निवेश के करने की घोषणा की है। पीएम मोदी की मौजूदगी में गांधीनगर में हो रहे सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 में शुक्रवार को माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा ने कहा कि कंपनी गुजरात में भारत की पहली सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्लांट लगाने की तैयारी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।